हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का अनअकैडमी सिविल 101 यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हमारा जो 22 अप्रैल को आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, और उसमें जो सेकंड शिफ्ट वाला जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो वो अभी नियर बाय फ्यूचर होने वाला है। तो उस पर मैं ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ कंप्यूटर का। ठीक है, क्योंकि अभी जिस तरीके से अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अपन उस पुराने पैटर्न को देखकर एग्जाम देने जा रहे हैं कि जो दो अपना 22 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर पूछा गया था, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली तैयारी जरूर करें, लेकिन पूरा डिपेंडेंसी उस पर ना रखें आप। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेलवे इतना पागल तो है नहीं कि भाई वो उसी के पैटर्न पर उठा के क्वेश्चन देगा। लेकिन जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे उससे पहले, यानी कि एग्जाम देने से पहले उसी तरीके से तैयारी करते रहो। ठीक है, आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सेशन आप लोगों के लिए प्लान करके लेके आया हूँ। तो कुछ एक बेसिक अनाउंसमेंट के साथ मैं सेशन को शुरू करूंगा, और आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक बार क्लास को पूरा देखिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, एक एक चीज को आराम से आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो चलिए आइएगा गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। तो एसएससी जेई सीबीटी फर्स्ट 2025 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन मात्र लेकर आया 5,499 रुपए में। और ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। मात्र 5,499 में आप एसएससी जेई सीबीटी फर्स्ट की प्रिपरेशन कर पाएंगे हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, उसके अलावा देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप एसएससी जेई सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मात्र 6,999 रुपए में ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यानी कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 6,999 में। और अगर आप एसएससी जेई सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी टू, आरआरबी जेई और एसएससी जेई 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मात्र 7,999 रुपए में। यानी कि 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 7,999 में। ठीक है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 6,999 में। और अगर 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे बात करें तो 5,499 में। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे, असेस टू मल्टीपल लाइव बैचेज आप हमारे असेस कर पाएंगे, असेस टू एसएससी जेई 2025 टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड बैचेज, लाइव डाउट सोल्विंग, ये सारा सब कुछ आप असेस कर पाएंगे। ठीक है, और जाइए फटाफट से एनरोल कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक अवेलेबल हैं। ठीक है, वहां से जाकर आप एक बार विजिट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, आपको कोड ये यूज करना है। आप कोड यूज करेंगे प्रमोद के लाइव, जैसे ये कोड यूज करेंगे, ठीक है, आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। और ध्यान रहे ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इस पे कोई डेट मेंशन नहीं किया गया है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। तो देर ना करो और जाओ फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब देखो कुछ एक बैचेज की आपको इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि हमारे जो बैचेज है, तो एक सर्वज्ञ बैच आया है हमारा एसएससी जेई 2025 सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी टू के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए हमने ये जो बैच लॉन्च किया है, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए बैच लॉन्च किया है। ये बैच आपका 28 अप्रैल से शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैं आप लोगों को रीजनिंग कवर करवा रहा हूं, और इसमें जो मेरी रीजनिंग की क्लास का टाइम है वो है 9:15 PM। ठीक है, शाम को 9:15 बजे, रात को मंडे टू सैटरडे क्लास लगती है 9:15 PM पे, बिल्कुल लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू पैटर्न। ठीक है, और अच्छे तरीके से इस कोर्स को हमने डिजाइन किया है। ठीक है, तो बस कुछ ना करना, जो ये कोड लेना चाहता है वो वही कोड अप्लाई करे। ये कोर्स जो लेना चाहता है वो प्रमोद की लाइव रेफरल कोड अप्लाई कीजिए। उसके अलावा देखो ये जो सर्वज्ञ बैच है ना, इस सर्वज्ञ बैच को हमने स्टोर पर भी लॉन्च किया है। और स्टोर पर जो इस सर्वज्ञ बैच का प्राइस हमने रखा है वो रखा है 4,999। ठीक है, और ये याद रहे, स्टोर पर प्राइस है 4,999। ठीक है,
सारी सिस्टमेटिक चीजें आप लोगों को मिलने वाली है इस बैच में भी, ठीक है। उसके अलावा सूर्य बैच, देखो हमने 2025 के लिए जो आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए भी बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है। ये सूर्य बैच है आप लोगों का। इसमें आपकी क्लासेस 28 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी हैं। इसमें मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दिया है। प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो सूर्य बैच है हम इसको स्टोर पर भी अवेलेबल करवा रहे हैं। स्टोर पर जो इसका फीस है वो 3999 है। स्टोर पर जो फी है वो कितना है, 3999 फी है इसका, ठीक है। उसके अलावा ये साकार बैच है इलेक्ट्रिकल के लिए, तो जो भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। जो मैकेनिकल वाले बच्चे इस बैच को ज्वाइन करेंगे, मैकेनिकल का भी नया कोर्स आ चुका है, ठीक है। ये हमारे प्लस फीचर्स है कि जब आप हमारा प्लस लेकर जुड़ते हो तो ये सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे रेज हैंड, क्लास हैंड आउट, इन क्लास पोल, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एजुकेटर कम्युनिटी, लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस, टॉप एजुकेटर, ये सारा सब कुछ आपको किस में मिलता है, अनअकैडमी के प्लस पे। और ये है एसएससी जेई 2025 का जो, सॉरी 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया उसके सिलेक्टेड स्टूडेंट, ठीक है। तो आप भी इनमें से एक हो सकते हो हमारे साथ जुड़कर, ठीक है। चलिए, तो रेडी हैं सब लोग आज के सेशन के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के सेशन में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए जरा देर ना करते हुए सेशन को हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है। तो आपके पास में चार ऑप्शन है, एएलयू, मेमोरी, सीपीयू और कंट्रोल यूनिट। अब देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर हमें किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अगर ब्रेन की बात करते हैं तो आंसर क्या होता है, हमारा सीपीयू होता है, ठीक है। क्या होता है, सीपीयू होता है। अगर मैं सीपीयू के फुल फॉर्म की बात करता हूं तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो जो सीपीयू है इसके अंदर हमारे पास में तीन चीजें हो गई, ठीक है। सीपीयू के अंदर तीन चीजें हो गई, एक हो गया एएलयू, ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या हो गया, सीपीयू, ठीक है। तो एएलयू क्या होता है भाई, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक के नाम से ही पता लग रहा है आपको, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कि भाई जो क्या करती है सीपीयू का जो क्या करता है, जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, एएलयू, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये जैसे मेमोरी की अगर हम बात करें तो डाटा को स्टोर करने के काम आता है मेमोरी, जहां डाटा और निर्देश हमारा रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो फर्स्ट का अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम तो आंसर हो जाएगा सीपीयू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर, ठीक है, कि एक कंप्यूटर द्वारा बुनियादी बुनियादी कार्य कौन सा, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर, ठीक है। अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, बिल्कुल करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है, बिल्कुल करता है, स्टोरेज एंड रिलेटिव बिल्कुल करता है, यानी कि संचयन और आपेक्षिक बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब ये तो सारे के सारे बुनियादी कार्य कर रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर रहा है, लॉजिकल ऑपरेशन भी कर रहा है। अभी बताया ना अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है भाई, अभी फुल फॉर्म लिखा था ना एएलयू का कि अर्थमेटिकल अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। स्टोरेज भी उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो ये इसका मतलब है ये तो सारे के सारे काम कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर टू भी आप लोगों का आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सरल तरीके से चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स रिप्रेजेंट ए कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ वन और मोर फाइल्स, ठीक है। अब देखो जरा,
अगर इस ये कह रहा है निम्न में से फाइल का कौन सा प्रकार एक या एक से अधिक फाइलों के कंप्रेस्ड वर्जन को दर्शाता है। अब एक बात बताओ, कंप्रेस्ड वर्जन की बात कर रहा है तो हमें पता है कि जिप फाइल जो होता है वो कंप्रेस्ड वर्जन होता है। बिल्कुल सर, तो जिप फाइल क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेस्ड वर्जन हो जाएगा। ठीक है, जिप फाइल क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड वर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं मतलब जिप की अगर बात करता हूं तो ये क्या होता है, आर्चिव फाइल फॉर्मेट इज यूज टू कंप्रेस वन और मोर फाइल्स। ठीक है, इट इज आल्सो नॉन एज द फाइल नेम एक्सटेंशन ऑफ जिप। ठीक है, तो अब जैसे देखो पीडीएफ है, अब पीडीएफ क्या हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। अगर मान लो मैं इसका फुल फॉर्म लिखता हूं तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज डेवलप्ड बाय अडोब। ठीक है, किसके द्वारा, अडोब के द्वारा डेवलप किया गया है। इट इज आल्सो नोन एज द फाइल नेम एक्सटेंशन ऑफ पीडीएफ। ठीक है, ये पीडीएफ का फाइल नेम एक्सटेंशन है, मतलब डॉट पीडीएफ। ठीक है, अगर मैं EXE पे बात करूं तो द फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन विंडो बेस्ड एप्लीकेशन डिनोटिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, डीओसी के बारे में तो आप जानते ही है, द फाइल नेम एक्सटेंशन फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ कंप्रेस्ड के लिए क्या आ जाएगा, जिप फाइल आ जाएगा। ठीक है, कंप्रेस्ड के लिए क्या आ जाएगा, जिप फाइल आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक कुकी, कुकी वो बिस्किट वाला कुकी नहीं है ये। ठीक है, कभी वो बिस्किट वाला कुकी कर दो। एक कुकी, ठीक है, कि जो एक कुकी है क्या है, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी, स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर, स्टोर द पासवर्ड ऑफ द यूजर, स्टोर द कमांड यूज्ड बाय द यूजर। यानी कि एक कुकी है, जैसे अपने मोबाइल में कई बार लिखा था ना कि एक्सेप्ट कुकीज, ठीक है, क्लियर कुकीज, क्लियर कैche, ऐसा कुछ आता है कि नहीं आता है, आपने देखा होगा लैपटॉप में भी आता है। ठीक है, ये कुकी क्या है, कि उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी को संग्रहित करना। दूसरा कह रहा है सॉफ्टवेयर को संग्रहित करना। ठीक है, तो अब ये कुकी जो है ये क्या काम करता है, ऑप्शन नंबर ए वाला काम करता है कि स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। ठीक है, आ रही है बात समझ में, अरे आ रही है क्या बात समझ में, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, एक कुकीज की इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस कुकी पे बात करता हूं, जो कुकी वर्ड है, ठीक है, ये एक डच वर्ड है। कैसा वर्ड है, अगर मैं इस कुकी की बात करूं तो कुकी इज ए डेराइव्ड फ्रॉम डच वर्ड, एक डच वर्ड है, डच वर्ड है कोई केजी। ठीक है, कुकेजी कहां से आया है, कोई केजी से आया है। ठीक है, जिसका अगर मैं मीनिंग की बात करूं, ठीक है, कोई केजी से आया है, जिसके मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो मतलब इसका मीनिंग होता है छोटा केक, छोटा केक, इसका मीनिंग क्या होता है, छोटा केक होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है। ASC second is coding system that provide different characters। ठीक है, अब देखो ASC second is a coding system कि ASC एक कूट लेखन प्रणाली है जो कितने विभिन्न कैरेक्टर्स प्रदान करती है, तो ये तो सब बच्चा पार्टी जानता है, कितने करती है, 128 करती है। ठीक है, कितना करती है, 128। ठीक है, अगर मैं ASC सेकंड की बात करता हूं ना तो ASC सेकंड जो है भाई साहब, ये ध्यान रखना कि ये 7 बिट करेक्टर है। ठीक है, क्या है, 7 बिट करेक्टर कंटेनिंग 128
128 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये 7 बिट कैरेक्टर्स है, ठीक है। कौन कौन ASC सेकंड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें देखो अगर नंबर पे बात करें 0 से 9, ठीक है, और अंग्रेजी के A से लेकर Z तक के कुछ विशेष अक्षर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा क्या कह रहा है। बायोस इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बायोस इनमें से किसका पार्ट है, बायोस इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से किसका हिस्सा है, बायोस का मतलब समझ रहे हो। अगर मैं बायोस की बात करूं तो बायोस क्या होता है, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, रोम का, ठीक है। कि अगर मैं बात करूं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह सॉफ्टवेयर है जिसे देखो, जो बायोस है वह सॉफ्टवेयर है जिसे रन करने पर क्या होता है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर चलता है, ठीक है। अब बायोस को संदर्भित करने के लिए रोम बायोस, ठीक है, PC बायोस और सिस्टम बायोस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो, जब हम अपने कंप्यूटर को सबसे पहले क्या करते हैं, रन करते हैं ना, तो लॉन्च होने वाला जो पहला प्रोग्राम होता है ना, वो बायोस होता है, जो हार्डवेयर की प्रॉब्लम की जांच के लिए डायग्नोस्ट करके भी चेक करता है, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम, ठीक है। अब रोम की, हाँ रोम, ठीक है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगर मैं रोम की फुल फॉर्म पे बात करूं तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब ये तो लोकल एरिया नेटवर्क आप तो जानते ही हो, लोकल एरिया नेटवर्क, इसके बारे में तो जानते ही हो, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। WAN के बारे में जानते हो, वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक शॉर्टकट कीज का और एक फुल फॉर्म का, ठीक है। आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आऊंगा। और ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। उसमें ये फुल फॉर्म और ये जो आप लोगों के क्या जो शॉर्टकट की है ना, वो सारी की सारी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जरा क्या कह रहा है। व्हाट इज फायरवॉल, फायरवॉल क्या है। तो अब हमने बहुत बार फायरवॉल के बारे में पढ़ा होगा, तो वही चीज मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाट इज फायरवॉल, फायरवॉल क्या है, ठीक है। तो फायरवॉल के बारे में बात करें तो फायरवॉल के बारे में 4 ऑप्शन आप लोगों को गिवन है, ठीक है। ए सिस्टम दैट स्कैन एंड रिमूव वायरसेज फ्रॉम ए कंप्यूटर, एक सिस्टम जो कंप्यूटर से वायरस को स्कैन करता है और हटा देता है। A system that prevent unauthorized access to private network. A system that allow user to make secure online money transfer. Firewall money transfer नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। A system in which multiple computers are connected to one another. नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखो जरा, इसका राइट आंसर जो होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, कि वह ए सिस्टम दैट प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्राइवेट नेटवर्क है, कि वह सिस्टम जो एक प्राइवेट नेटवर्क तक अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए फायरवॉल इज ए सिस्टम दैट प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्राइवेट नेटवर्क, इट इज ए टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल, ठीक है। हम हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल दैट इज यूज टू फिल्टर ट्रैफिक ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फायरवॉल के बारे में जान गए। देखो फायरवॉल के अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप का हो जाता है। अगर मैं फायरवॉल की बात करता हूं
तो फायरवॉल दो टाइप का हो जाता है, एक तो होता है नेटवर्क फायरवॉल, नेटवर्क फायरवॉल्स, और एक होता है होस्ट बेस्ड फायरवॉल, होस्ट बेस्ड फायरवॉल। देखो, अगर मैं नेटवर्क फायरवॉल की बात करता हूं तो नेटवर्क फायरवॉल क्या करता है, यूज टू प्रोटेक्ट होल कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम अटैक्स, ठीक है, अटैक्स। और होस्ट बेस्ड फायरवॉल है इंस्टॉल्ड ऑन सर्वर और होस्ट कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अटैक्स, अटैक, ठीक है। अब देखो, अगर मैं फायरवॉल की बात करूं ना, फायरवॉल के बारे में एक चीज और मैं लिख देता हूं, ए फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बोथ, सॉफ्टवेयर और बोथ, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो फायरवॉल के बारे में मैंने दो बातें बताई, एक तो टाइप्स ऑफ फायरवॉल दो टाइप का हो जाएगा, एक नेटवर्क फायरवॉल हो गया और एक होस्ट बेस्ड फायरवॉल हो गया, ठीक है। अब फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी होता है और फायरवॉल हार्डवेयर भी, और बोथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। खालिस्तान की आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो सबसे ऊपर जो कीज दिखाई देती है वो कौन सी की होती है, तो आप सबसे ऊपर अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर के कीबोर्ड पे देखेंगे तो F1 F2 F3 और कहां तक F12 तक दिख रहा होगा, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं, ठीक है। जो फंक्शन की आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के टॉप रो में रखी जाती है, यानी कि फंक्शन की जो है ना, F1 से F12 लेवल वाली फंक्शन की, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब जैसे F1 की बात करें, ठीक है, इनको कई बार है ना, एल्ट के साथ या कंट्रोल के साथ भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर F1 की बात करें तो इनके काम व काम तो आप लोगों ने देखा होगा, F5 क्या काम आता है, F2 क्या काम आता है, F4 क्या काम आता है, ठीक है। तो ये सब काम एक बार आप इसको पढ़ लेना। जैसे F12 की बात करता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज विंडो को ओपन करने के काम आता है कौन, F12। अगर मैं F11 की बात करूं तो F11 क्या काम आता है, जितने भी हमारे पास में मॉडर्न इंटरनेट ब्राउजर हैं उनमें फुल स्क्रीन मोड में अगर प्रवेश करना है और बाहर निकालना है तो F11 काम में लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं F10 की बात करता हूं तो F10 में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक ओपन एप्लीकेशन के मेन्यू बार में क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्हाट इज रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन क्या है, ए सॉफ्टवेयर फॉर डिलीटिंग फाइल्स, a default folder for temporary file, a default folder for download file। अब देखो, what is recycle bin, कि a software for deleting file, नहीं, ऐसा नहीं है। a temporary storage for deleted file, कि जैसे ही आपने कोई चीज डिलीट की कंप्यूटर से या आपने मोबाइल से या लैपटॉप से कहीं से भी एक कोई भी फाइल डिलीट की, तो वो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी रूप से वो रिसाइकल बिन में स्टोरेज हो जाती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ए डिफॉल्ट फोल्डर फॉर टेम्परेरी फाइल, नहीं, ये नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि हम ये कहेंगे एक टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डिलीटेड फाइल। अब देखो, कुछ समय के बाद में ये फाइलें जो है ना यहाँ से भी ऑटो डिलीट हो जाती है। अगर मान लो आपको आपने आपसे गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई तो ये कहाँ चली जाती है, ये रिसाइकल बिन में चली जाती है, वापस से वहां से रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन कुछ समय के बाद में ये यहां से रिसाइकिल बिन से भी ऑटो डिलीट हो जाती है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। चल अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आपको बताना इनमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। अब देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनर, एक सेकेंड, ठीक है, फाइल क्लीनर, फाइल कंप्रेशन। अब इसमें सोचना है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करें तो कौन सा उदाहरण नहीं है। आप देखो जरा ध्यान से समझो। सबसे पहली बात है यूटिलिटी सॉफ्ट के लिए नोटपैड नहीं है। क्या नहीं है? नोटपैड नहीं है। नोटपैड जो है ना वो एक टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, नोटपैड है, ठीक है। तो नोटपैड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर है, कि नोटपैड इज ए जेनेरिक टेक्स्ट एडिटर। इसके साथ में एक चीज और जोड़ देता हूं मैं, जेनेरिक टेक्स्ट एडिटर included with all version of Microsoft Windows that allows you to create open and real plain text files। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोटपैड। ठीक है। अब देखो अगर मान लो एक टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड इन नोटपैड, कैसे? ओपन नोटपैड एंड टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू इन द फाइल। ठीक है। अगर फिर आपका एक बार हो गया तो वंस देन सेव द फाइल बाय क्लिकिंग फाइल एंड देन सेव। ठीक है, देन सेविंग द फाइल एंड मेक श्योर द फाइल इज सेव्ड विद ए .txt एक्सटेंशन, ध्यान रखना। ठीक है। और जो हमारा नोटपैड है ये प्लेन टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, डज नॉट सपोर्ट पिक्चर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोटपैड हो जाएगा। ठीक है, चलो आप 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 11 नंबर क्वेश्चन, MS ऑफिस, फोटोशॉप एंड एनी मैजिक आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, कि MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया और एनी मैजिक आर एग्जाम्पल हो। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर तो नहीं है ये, बिल्कुल सर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है, नहीं सर। ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं सर। तो क्या बचा? ये दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे भी पता लग रहा है, हम कई बार कहते हैं ना MS ऑफिस एप्लीकेशन डलवा के लाया हूँ, फोटोशॉप डलवा के लाया हूँ, एनी मैजिक डलवा के लाया हूँ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनी मैजिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ठीक है। अब MS ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया एक सॉफ्टवेयर समूह है। इसमें MS वर्ड, देखो MS ऑफिस में क्या क्या होता है? MS वर्ड होता है, ठीक है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS आउटलुक होता है, MS एक्सेस होता है, MS वन नोट होता है। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर किसके हैं? MS ऑफिस के हैं। ठीक है। अब जैसे अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप किसके द्वारा बनाया गया है? एडोब द्वारा बनाया गया एक बहुत ही शानदार फोटो एडिटिंग टूल है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन ले। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, कि फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज। ठीक है, कि फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, फ्लैश ड्राइव को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट है फ्लैश ड्राइव का नाम? नहीं सर। रैम है? नहीं। रोम है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव। कि जो फ्लैश ड्राइव है उसी को हम क्या कहते हैं? पेन ड्राइव कहते हैं, या पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव कहते हैं? ये तो एक ही बात है, कि फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव बोलो या पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव बोलो। ठीक है। अब फ्लैश ड्राइव जो है ना इसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है इसको, यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ये जो है ना ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या है? ये डाटा स्टोरेज डिवाइस है गाइस। क्या है? डाटा स्टोरेज डिवाइस है, बिल्कुल सर, ये डाटा स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव। क्लियर? अगला क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा जरा, 13 नंबर क्या कह रहा है। A program that provides software interfaces to hardware device is called।
हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? ठीक है, कि ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ी ना कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन नहीं भाई। जब बात कर रहा है क्या कह रहा है कि ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर दैट इज कॉल्ड, तो भाई उनको तो ड्राइवर बोलते हैं। तो ड्राइवर में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि दीज आर द डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, ये क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर्स होता है। ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहां पर आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अभी बताए थे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर। इसका जो राइट आंसर देखो, अच्छे तरीके से सब, अगर आपने हल्का फुल्का सा भी पढ़ रखा है ना कंप्यूटर को, तो आप आसानी से कर सकते हो। अब जैसे देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के संसाधनों का क्या करते हैं? प्रबंधन करते हैं, और एप्लीकेशन जो प्रोग्रामिंग होती है ना, उसको क्या बनाते हैं? आसान बनाते हैं, सरल बनाते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम हो गया। तो उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, कंपाइलर भी आ गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आ गया। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर सिस्टम प्रोग्राम और अन्य एप्लीकेशन के बीच का संचार का उपयोग करता है। ठीक है, अब डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, और जैसे फर्मवेयर, इन सब चीजों के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, अब अगर मैं वर्ड प्रोसेसर की बात करता हूं, तो वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स को लिखने के लिए किया जाता है, एडिट करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट के लेआउट के लिए किया जाता है, और कंप्यूटर मॉनिटर में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। और फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रिंटेड कॉपी कैसी दिखाई देगी, ठीक है, उन सब चीजों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये आंसर हो जाएगा इसका वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। सॉफ्टवेयर कैन बी अनइंस्टॉल्ड थ्रो, सॉफ्टवेयर को किसके जरिए अनइंस्टॉल किया जाता है? देखो, सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा अनइंस्टॉल किया जाता है? डीबगर, लिंकर, कंट्रोल पैनल और कंपाइलर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कंट्रोल पैनल। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे इस पीडीएफ में। अगर आपको मजा आता है ना, तो एक बार सेशन को शेयर करना, लाइक शेयर करके जरूर जाना। ठीक है, सॉफ्टवेयर को किसके जरिए अनइंस्टॉल किया जाता है? कंट्रोल पैनल। अब एक बात बताओ, अगर मैं कंट्रोल पैनल पे अगर मैं बात करता हूं, तो ध्यान से समझना कि कंट्रोल पैनल, ठीक है, इट इज यूज टू चेंज सिस्टम सेटिंग ऑन ए कंप्यूटर। ठीक है, कि दो तीन बातें मैं लिख देता हूं। इट इज यूज टू चेंज, इट इज यूज टू चेंज सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग ऑन ए कंप्यूटर, ऑन ए कंप्यूटर। ठीक है, सिस्टम सेटिंग ऑन ए कंप्यूटर। विद द हेल्प ऑफ दिस, with the help of this, we can change the hardware and software
प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंप्यूटर, ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है। और इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, इट इज यूज टू कंट्रोल ऑल सिस्टम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल सिस्टम्स। अब देखो, अगर मैं लिंकर की बात कर रहा हूं तो लिंकर नाम से ही पता लग रहा है। इट इज यूज टू क्रिएट कनेक्शंस बिटवीन ऑल फंक्शंस ऑफ ए प्रोग्राम टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब डीबगर क्या काम करता है? टू डू डीबगिंग टूल्स आर यूज्ड विच आर कॉल्ड डीबगर, ठीक है। डीबगिंग के लिए जो भी टूल यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? डीबगर, डीबगर बोलते हैं। अगर कंपाइलर की बात करूं तो इट इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इनटू लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर का काम क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर कैन बी अनइंस्टॉल थ्रू कंट्रोल पैनल, ठीक है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन लीजिएगा। 16 नंबर क्या कह रहा है? खालिस्तान इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क कौन सा है इनमें से, ठीक है, कि किसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में जाना जाता है। तो सब लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के बारे में, तो क्या हो जाएगा? एसएसडी हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है एसएसडी। तो कई बार जैसे अपन कंप्यूटर या अपना लैपटॉप उसके पास, कंप्यूटर सही करने वाले के पास लेकर जाते हैं, तो वो आप लोगों को बोलता है कि भाई आपके जो कंप्यूटर है या जो लैपटॉप है ना, उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो गई है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें एसएसडी डाल देता हूँ। तो वो एसएसडी का मतलब ही है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, उसका मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। और एक होता है एचडीडी भी होता है हमारे पास, जैसे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बच्चों क्वेश्चन है। परवर्स सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज, आपने सुना होगा कि जो परवर्स सॉफ्टवेयर है वो निम्नलिखित में किस रूप से भी जाना जाता है? परवर्स सॉफ्टवेयर इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर और डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। देखो परवर्स सॉफ्टवेयर जो है ना, इसको हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या मेलवेयर भी कहा जाता है, ठीक है। जो परवर्स सॉफ्टवेयर है ना, इसको हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है? मेलवेयर भी कहा जाता है। यह एक ऐसा या इस तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हम जो ओनर होता है ना, उस ओनर की विदाउट परमिशन, ठीक है, विदाउट परमिशन के ही उसके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है और उसके सिस्टम को क्या कर देता है? नुकसान कर देता है, ठीक है। आ गई बात समझ में कि ये बिना ओनर के परमिशन, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इट इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू secretly assess a computer system without the owner's consent and damage the system, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब देखो जो परवर्स सॉफ्टवेयर इज आइडेंटिफाइड एज टाइम बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब, वॉर्म, वायरसेज, ये सब इसी के तो टाइप है, ठीक है। आगे बात समझ? तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 18, चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है।
नॉर्टन, देखो उसने एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना कि ये अच्छे से पढ़ लेना। कई बार नोट लिखा है ना, हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ रहे होते क्योंकि हमारी ऑप्शन पे नजर होती है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब नॉर्टन है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एम कैफे है, बिल्कुल सर, एम कैफे है। ठीक है, और क्या है, कैस्पेस की है, बिल्कुल सर कैस्पेस की है। तो क्या नहीं है, कोबाल नहीं है। कोबाल क्या है, कोबाल जो है ना एक कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कब विकसित किया गया था, 1960 में विकसित किया गया था। ठीक है, आ गई बात समझ। अब उसके अलावा जैसे नॉर्टन है, एम कैफे है, एम कैफी। ठीक है, नॉर्टन है, सबने सुना होगा। हो सकता है आपने इसके बारे में नहीं सुना हो। ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला है, लेकिन अब बता दिया है मैंने। ठीक है, 19 नंबर दे। खालिस्तान सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर टास्क सच एज मैनेजिंग डिस्क एंड ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर प्रॉब्लम। ठीक है, कि आपको बोला गया कि इस सॉफ्टवेयर का उपयोग डिस्क के प्रबंधन और हार्डवेयर समस्याओं के निवारण जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। कौन सा, तो सब लोग जानते हैं इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, यूटिलिटी हो जाएगा। एप्लीकेशन होगा नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नहीं, नेटवर्क सिस्टम होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, यूटिलिटी हो जाएगा। इसके यूटिलिटी के बारे में अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा है कि यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम के प्रबंधन और रख रखाव के लिए सहायता करता है। ठीक है, आ गई बात समझ, जिसमें हमारा जो डिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, एंटीवायरस स्कैनिंग है, हार्डवेयर की समस्या है, इन सब के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर क्या है, खालिस्तान इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रथम श्रेणी के जो कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उनमें क्या यूज किया गया था ये बताना है। ठीक है, तो उनमें क्या यूज किया गया था, आप सब लोगों को पता है, उनमें तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर होता है उनमें क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। अगर मैं बात करूं सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर। अगर मैं सेकंड जनरेशन की बात करता हूं, तो सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में क्या यूज किया गया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर मैं फोर्थ जनरेशन पे बात करता हूं, फोर्थ जनरेशन वेरी लार्ज स्केल, SCALE, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, कि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे, थर्ड जनरेशन में आईसी यूज किया गया था, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। चलो 21 नंबर पे बात करते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन है 21 नंबर वाला, क्या कह रहा है 21 नंबर, which of the following shortcut is used to select a sentence in a paragraph in MS Word। अब देखो ये शॉर्टकट पे भी आप लोगों के लिए एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें MS वर्ड की सॉफ्टवेयर शॉर्टकट की
एक वीडियो में पावर पॉइंट की इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो में इनकी शॉर्टकट की मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलो इसका देखिएगा जरा, कितना है 21 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट ए सेंटेंस इन ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। ठीक है, कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो Alt प्लस क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एल्ट एल्ट के साथ नहीं होता है, सिंगल क्लिक ऑन सेंटेंस नहीं, ये भी नहीं होगा, तो कंट्रोल प्लस क्लिक, देखो राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन ए सेंटेंस टू सेलेक्ट इट। ठीक है, आगे बात समझ में कि चयन करने के लिए एक वाक्य पर हम क्या करते हैं, ट्रिपल क्लिक करते हैं। इसका उपयोग एमएस वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान रखना कि डबल क्लिक जो है ना, ऑप्शन नंबर डी की बात करूं, डबल क्लिक जो है ना वो केवल एक शब्द का चयन कर सकता है, लेकिन हमें पूरा सेंटेंस करना है, तो इसलिए आपका आंसर डी नहीं होगा। कई बार हम कंफ्यूजन में क्या कर देते हैं, डी भी कर देते हैं, लेकिन भाई डी में आप लोगों को क्या होगा, सिर्फ एक वर्ड, और अपने को क्या करना है, पूरा पैराग्राफ। ठीक है, सॉरी पूरा सेंटेंस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले बोथ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल। कि निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में एप्लीकेशन के नाम और स्प्रेडशीट के नाम दोनों को प्रदर्शित करता है। Which of the following display both the name of the application and the name of the spreadsheet in MS Excel? तो टाइटल बार है, टूल बार है, टास्क बार है और मेनू बार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल बार इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटल बार। ठीक है, अब जैसे टाइटल बार पे ही तो सब कुछ दिखाई देता है, कि अगर हम बात करते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेल हो गया है, इसमें एक तरीके से सक्रिय सेल में टाइटल बार, ठीक है, और जैसे फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, एक्टिव सेल, कॉलम हेडिंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, in MS Excel, खालिस्तान is a collection of rows and column that hold text and number। ठीक है, कि आपको बोला गया है कि MS Excel में खालिस्तान और रो और कॉलम का संग्रह है, जो अक्षरों और संख्याओं को क्या करता है, संग्रहित करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, वर्कबुक, वर्कशीट, फाइल रिकॉर्ड। हाँ चलो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्कशीट इज द राइट आंसर। ठीक है, कि अगर हम एमएस वर्क एक्सेल वर्कशीट की बात करते हैं, एक्सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पाठ और संख्याओं को संग्रहित करने के लिए कितना, 1048 576 तो रो, ठीक है, इतनी तो रो होती है, और 16,384 कॉलम। ठीक है, याद रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। ठीक है, वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है, राइट, टॉप, जस्टिफाई और लेफ्ट। चलो बिल्कुल ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप इज द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, टॉप। अब देखो जरा
कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ डिफॉल्ट के लिए अगर हम अलाइनमेंट की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, राइटर हो जाएगा, सॉरी राइट हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा, टॉप नहीं होगा। लेफ्ट, राइटर और एक और होता है सेंटर, लेफ्ट, राइट और एक सेंटर और एक जस्टिफाई, ठीक है, लेकिन टॉप नहीं होगा एमएस वर्ड। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर, कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर। तो इट इज ए फर्मवेयर, नो। इट इज ए जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सीधा सा आंसर सबको पता है, इट इज ए वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं ना, है भाई, तो एमएस वर्ड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर। कभी कभी जो इसे विन वर्ड, एमएस वर्ड या वर्ड कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Which key is used to move to next file in MS Word documents? Which key is used to move to next line in MS डॉक्यूमेंट, यानी कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अगली रो में जाने के लिए किस की का यूज किया जाता है। जैसे मैंने एंटर दबाता हूं तो हम अगली रो में चले जाते हैं, एस्केप से तो लोड किया जाता है, शिफ्ट की, रिटर्न की नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटर की इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर निकल कर आया वो कौन सा निकल कर आया, एंटर की निकल कर आया, ठीक है। क्या निकल कर आया, एंटर की। एंटर की करते ही हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, करके देख लिया करो, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। चलो 27 देखिएगा। प्रेस खालिस्तान की टू ओपन द हेल्प विंडो इन एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए क्या दबाते हैं। तो हमें पता है कि हेल्प विंडो खोलने के लिए क्या दबाते हैं, F1 दबाते हैं, बिल्कुल सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प विंडो के लिए 2007 की बात कर रहे हैं तो F1 किसके लिए दबाते हैं, हेल्प के लिए दबाते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं F2 दबा दूं तो क्या होगा भाई साहब, है भाई, अगर जैसे अगर वर्ड में जो हेल्प बटन होता है ना बहुत छोटा होता है, जिसे आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं हम, ठीक है। अब जो हेल्प बटन होता है वो विंडो के जो राइट साइड वाला कोना होता है ना उसमें होता है। तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया, तो वो क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। अगर मैं F2 की बात करता हूं तो ये F2 क्या करता है, जो हमारा टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट होता है उसको मूव करने के काम आता है। अगर मैं F9 की बात करता हूं तो F9 क्या करता है कि जो वर्तमान में चुने हुए सभी सॉरी सभी फील्ड है ना, फील्ड कोड को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। F11 की बात करता हूं तो ये अगले फील्ड में मूव करवा देता है, और अगर मैं F12 की बात करता हूं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। चल, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 28। What is the default alignment of number in an Excel worksheet? एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, जस्टिफाई करना, सेंटर, राइट या लेफ्ट। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर क्या निकल कर आया, राइट। कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है उसमें अगर हम डिफॉल्ट के रूप में सेल में टाइप किया गया टेक्स्ट सेल के लेफ्ट बॉर्डर में क्या होता है, अलाइन होता है, जबकि संख्याएं राइट में, ठीक है। तो यहां पर किस पे बात कर रहा है, नंबर पे। तो नंबर किस पे होता है, राइट साइड अलाइन होता है, ठीक है।
और कोई भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड अलाइन होता है। आ गई बात समझ में? चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द यूज ऑफ एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट का यूज क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डाटाबेस प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डाटाबेस प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो एमएस पावर पॉइंट तो प्रेजेंटेशन तैयार करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, जिससे हम प्रेजेंटेशन देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 नंबर क्या कह रहा है कि इन एमएस एक्सेल 2010 ऑप्शन टू चेंज प्रोग्राम सेटिंग कैन बी फाउंड इन। कि एमएस एक्सेल 2010 में प्रोग्राम सेटिंग बदलने का विकल्प किसमें पाया जा सकता है? ठीक है, तो जैसे इंसर्ट टैब है, होम टैब है, पेज लेआउट है, फाइल टैब है, तो भाई इसकी कहानी क्या हो जाएगी? फाइल टैब हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर फाइल टैब हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फाइल टैब। कि फाइल टैब ये आपको क्या करता है? जो बैक स्टेज व्यू है उसमें जाने की अनुमति देता है, जिसमें आप जैसे आवश्यक फाइल, जो भी संबंधित कमांड है और एक्सेस जो है ना वो सारा का सारा इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्लियर? चलो, आई थिंक ये भी आपके पास में 30 क्वेश्चंस टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आ जाओ 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? ठीक है, कि जो एमएस वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है? न्यू, तो भाई न्यू मतलब एन, एन मतलब कंट्रोल प्लस एन। देखो नाम से ही पता लग गया, न्यू मतलब एन और एन मतलब कंट्रोल प्लस एन। अब जैसे देखो, अगर कंट्रोल प्लस उसकी बात करता हूँ एम की, तो ये पैराग्राफ को क्या कर देता है? इंडेट कर देता है। कंट्रोल प्लस बी क्या कर देता हूं? जो हाईलाइटेड जो सेलेक्टेड है ना उसको बोल्ड कर देता है। कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट विकल्प के लिए आ जाता है, फॉन्ट ऑप्शन के लिए। एल्ट प्लस अगर मैं एफ की बात करता हूं तो वर्तमान प्रोग्राम फाइल का जो मेन्यू विकल्प होता है उसको खोल देता है। F1 हेल्प के लिए। कंट्रोल प्लस ए सभी टेक्स्ट का चयन के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स जो चयनित आइटम है उसको कट करने के लिए। कंट्रोल प्लस डिलीट डिलीट मारने के लिए। सी कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस बी चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए। होम, ये सब चीजें आप लोगों को पता ही है। ठीक है गाइज, चलिएगा। तो गाइज ये जो सेशन है हमारा, ठीक है, इसमें चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 32। ठीक है, इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस होम इज यूज्ड। ठीक है, देखो ध्यान से समझना कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कि कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है कौन? कंट्रोल प्लस होम अगर एमएस वर्ड में हम दबा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कंट्रोल प्लस, अब ये शॉर्टकट की के बारे में तो एमएस वर्ड की जितने भी शॉर्टकट की है ना इनके बारे में तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर ही आऊंगा, लेकर आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब तक वीडियो नहीं आएगा तब तक आपकी ये चीजें भी तो समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अपने पास में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो एक बार इन शॉर्टकट की, क्योंकि अगर हम पिछले पैटर्न की बात करें तो पिछले पैटर्न के हिसाब से शॉर्टकट की बहुत पूछी गई थी हमारे एग्जाम में। ठीक है, पिछला पैटर्न मतलब जो भी 22 अप्रैल को हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार गाइज। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है,
और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, इन छोटे छोटे चीजों के साथ में जो भी आपने जैसे बताया कि सर एक तो फुल फॉर्म, ठीक है, एक शॉर्टकट की इनके बारे में वीडियोज लेके आइए, तो बिल्कुल इनके बारे में आप लोगों के लिए वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा उन चीजों को और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि क्लियर कुछ नहीं होता है, सब कुछ क्लियर होता है अगर हम पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, सब लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।